नमस्कार एवं शुभ प्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द हिमालयन टॉक की एक और घटना के साथ। दरअसल तबीयत कुछ आजकल ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो बरसात का मौसम है, ऊपर से टू व्हीलर पर पहाड़ों का सफ़र करना पड़ता है, तो ठंड लगना, पैरों का ठिठुरना आम बात है, जिसकी वजह से गले में खराश और थोड़ा बहुत जुकाम होता ही रहता है। चलिए समय व्यर्थ न गंवाते हुए घटना की शुरुआत करते हैं। तो ये घटना मुझे एक मित्र ने अभी कुछ महीने पहले, जब मैं हिमालय के दूर दराज के क्षेत्रों में गया था, तो वहाँ पर वो मित्र भी मेरे साथ था। उसने एक रात को ये घटना मुझे सुनाई थी, जो कि उसी के गांव की थी। हिमाचल के कुल्लू ज़िले से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर बसा हुआ एक गांव है डोभी। वहां जाने के लिए कोई सीधी सड़क तो नहीं है, सिर्फ एक पुरानी कटी फटी सी पगडंडी है और जंगलों से बीच से जाता हुआ एक रास्ता है। अब अगर आप जाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको कुल्लू तक बस लेनी होगी। उसके बाद फिर अगर आप सुबह चलते हैं तो 10 किलोमीटर तक आपको कच्चा रास्ता रहेगा, जो कि आप किसी 4x4 गाड़ी से तय कर सकते हैं। उसके बाद फिर 7-8 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आपको पैदल करना पड़ेगा, और फिर अब शाम तक आप गांव की सीमा तक पहुंच जाएंगे। गांव के आखिरी सिरे पर एक पत्थरों से बना हुआ एक सूखा कुआं है, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि जो उसमें झांकेगा वो खुद में ही नहीं बचेगा। बात है वर्ष 2004 की, जब दिल्ली से आए एक कपल संजीव, जिसकी उम्र 36 साल, और उसकी पत्नी मीरा, जिसकी उम्र 29 साल थी। उन्होंने शहर की भागदौड़ से उबकर डोभी में एक पुराना बंगला नुमा एक घर खरीद लिया था, जो कि उस कुएं से थोड़ा पास में ही था। वो घर अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ था। पूरा घर लगभग लकड़ी, और छत जो उसकी थी वो स्लेट से बनी हुई थी, पर था सालों से वीरान। शिफ्ट करने के लिए संजीव ने सामान ढोने के लिए घोड़े वाले से संपर्क किया था, और लगभग 5-7 घोड़ों पर उसका सारा सामान लाया गया था। जाते जाते अंत में संजीव ने उस कुएं की तरफ देखने के लिए जब चला ही था कि अचानक से जो आसपास के गांव वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि साहब उधर मत जाइए, उस कुएं के पास रात को आवाज़ें आती हैं, औरत की चीख, हंसी, और कभी कभी तो किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ें भी आती हैं। उधर संजीव ने हंसते हुए कहा कि भूत से नहीं, आजकल तो रियल एस्टेट से डरना चाहिए, सब जगह फैल गए हैं। देखो अब तो पहाड़ों को भी अपना निशाना बनाने लग गए हैं। यही जो आजकल का जो मानसून सावन का महीना था, तो पहाड़ों पर भी बारिश उस समय लग पड़ी थी। शिफ्ट करने के बाद एक दिन तो सामान सेट करने के लिए लग गया, और अगले दिन संजीव जब कुल्लू बाज़ार गया था, तो ताकि उसने सोचा कि ज़रूरत का सामान लिया जा सके, लेकिन बारिश के कारण वो उस दिन कुल्लू से वापस नहीं आ पाया, और कुल्लू में ही एक किसी होटल में उसे रात बितानी पड़ी। इधर गांव में कोई भी दुकान नहीं थी, बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। सभी लोग केरोसिन मिट्टी के तेल से लालटेन का इस्तेमाल करते थे। गांव के सभी लोग हर महीने या लगभग 2 महीने में शहर जाकर एक ही बार घोड़ों पर अपने ज़रूरत का सामान ले आते थे। अच्छा, फिर जब संजीव उस दिन नहीं पहुंचा तो मीरा को बहुत चिंता हो गई। उसने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से पूछा कि क्या गांव में कोई टेलीफोन कुछ है जिससे संजीव का पता लगाया जा सके कि कहाँ पर है। लेकिन लड़के ने कहा कि भाभी जी, जब बिजली ही नहीं है तो फ़ोन कहाँ से होगा। मीरा को ये जवाब बिल्कुल विचित्र सा लगा, क्योंकि उसने संजीव के साथ पहले भी हिमाचल घूमा हुआ था, तो उसे पता था कि कई जगह सोलर से टेलीफोन का यूज़ करते हैं। आखिर थक कर शाम को मीरा नहाने के लिए चली गई,
जब नहाकर बाथरूम से निकली थी कि उसने आईने में देखा अपने पीछे एक औरत खड़ी हुई है, बिल्कुल नग्न शरीर, झुलसे हुए स्तन और नीचे सिर्फ खून से सना हुआ पेट दिख रहा था। यह देखकर मीरा जोर से चिल्लाई। आवाज़ सुनकर वही लड़का भागा भागा आया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उसे लगा कि भाभी का कोई वहम होगा, इसलिए उसने मीरा की बात को नज़रअंदाज कर दिया। ये महसूस करके मीरा डर गई थी, इसलिए मीरा ने उस दिन उस लड़के को कहा कि तुम अपनी बहन को एक रात मेरे साथ सोने के लिए कह दो, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। तो उस लड़के ने वैसा ही किया। अपनी 16-17 साल की उसकी बहन थी, उसको मीरा भाभी के पास भेज दिया। उस रात को जब मीरा सोई हुई थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार टूट रही थी। और जब उसे नींद आई तो महसूस हुआ कि कोई बिस्तर पर उसके जो दूसरी तरफ को है कोई लेटा हुआ है। तो एकदम से अचानक चिल्लाकर उठ खड़ी हुई, लालटेन को जलाकर इधर उधर अंधेरे में देखने लगी, लेकिन साथ में डर भी रही थी। चीख सुनकर लड़की भी जाग गई थी। उसने पूछा कि मीरा भाभी क्या हुआ। मीरा ने कहा कि कोई यहाँ पर लेटा हुआ था और मुझे छू रहा था धीरे धीरे, लेकिन वो इंसान नहीं था। वो बिल्कुल ठंडा था, गीला था और उसकी सांसें बहुत भारी सी लग रही थी। और मुझे नींद में ही ऐसा लगा कि वो यहाँ से अचानक से गायब हो गया, फिर खिड़की पर दिखा और फिर मुझे महसूस हुआ कि जो घर के पीछे जगह है वहाँ पर जाकर हवा में तैर रहा हो। लड़की ने कहा कि भाभी ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से सो जाओ। और फिर जैसे तैसे आखिर सुबह हो ही गई। दिन के समय संजीव भी आ पहुंचा था। आते ही मीरा ने उससे पहले तो गुस्सा किया कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे। फिर उसने रात वाली पूरी बात संजीव को बताई। इधर संजीव इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने मीरा को सुनने के बाद कहा कि मीरा ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन मीरा के बार बार कहने पर भी जब मान ही नहीं रही थी तो उसने अगले दिन बंगले के पीछे गांव के कुछ लोगों को लेकर खुदाई शुरू कर दी। और तब देखा कि ज़मीन के अंदर से एक लोहे की पेटी मिली है, एक ट्रंक जैसा मिला है और उसमें कुछ पुराना डायरी नुमा एक दस्तावेज था। उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था और खून से पूरा सना हुआ था। उसमें लिखा था, इन 1894 the 7th offering was incomplete. The whore drowned, but her soul survived. Now every 17 years she takes a man and marks a woman for her womb. जब संजीव ने इसे पढ़ा तो वो हंसने लगा। ये अच्छा मजाक है, अंग्रेज भी अच्छा मजाक करते थे। उसने इन सभी बातों को बिल्कुल बेवकूफ़ी समझा। लेकिन उस रात उसके साथ जो कुछ होने वाला था कि अंत में पूरे गांव को वो वाक़या बाद में पता चला था। अब संजीव भी अपनी जगह सही था, क्योंकि वो भी विदेश में पढ़कर आया था और फिर वहाँ पर काफ़ी पैसा कमाने के बाद यहाँ प्रकृति की गोद में सेटल होने के लिए आ गया था। इधर उस दिन के बाद दिन प्रतिदिन मीरा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फिर एक रात जब संजीव शराब के नशे में था, दोनों डिनर के बाद सोने के लिए चले गए। उसने मीरा को बगल में सोते हुए देखा, मगर जब थोड़ी देर बाद जब पलटा तो लगा कि मीरा की जगह बिस्तर पर कोई और ही लेटा हुआ है। एक औरत बिल्कुल नग्न अवस्था में, उसकी आंखें लाल, बाल गीले और उसके स्तनों से खून रिस रहा था। वो संजीव के करीब आई और बिना कुछ कहे उस पर सवार हो गई। जैसे ही उसके शरीर का टच संजीव को हुआ तो लगा कि उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा हुआ है। संजीव खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। वो चाहकर भी उस औरत से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था, मानो वो औरत अपने शरीर की तृप्ति कर रही थी। उसके मुंह, उसकी बॉडी से जो खून रिस रहा था वो संजीव के चेहरे और छाती पर गिर रहा था। धीरे धीरे संजीव बेहोश हो गया और सुबह जब होश आया तो उसे
याद तक नहीं रहा कि कल रात को क्या हुआ था, लेकिन उसके नाखूनों के नीचे मांस के टुकड़े फंसे हुए थे और कमरे की दीवारों पर भी गीले पंजों के निशान लगे हुए थे। अब संजीव को भी लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो गांव की एक लगभग 100 साल की एक बुजुर्ग महिला बिस्ना देवी, उनके पास गया और उस दादी को सारी बात बताई। दादी ने कहा कि बेटा, वो कोई औरत भूतनी नहीं है, वो एक रक्त पिशाचनी है। उसका नाम छानी देवी था। लगभग 100 साल पहले इस गांव में रूंडों का राज हुआ करता था। छानी दिखने में बहुत सुंदर थी। वो कुल्लू बाजार से यहाँ पर ब्याह कर आई थी। एक दिन उसके पति, सास, ससुर और देवर बाजार गए थे क्योंकि देवर की शादी आई थी। वहाँ से लौटते वक्त एक लैंडस्लाइड में सभी दबकर मर गए थे और कभी वापस नहीं आ सके थे। उसके बाद उस गांव में रहने वाले हर रूंड की वासना से भरी नजरें उस पर हमेशा गड़ी होती थी। एक बार 4-5 रूंडों ने उसे उठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, दुराचार किया और फिर उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया। जब उसकी हत्या हो गई तो वो 7वें महीने की गर्भवती थी और अब उसकी आत्मा हर 17 साल में लौटती है, एक पुरुष को लुभाने के लिए और एक स्त्री की कोख को अपना बनाकर दोबारा जन्म लेने के लिए। अब इधर मीरा हर दिन शांत लेकिन रहस्यमय होती जा रही थी। उसने अब कपड़े पहनने धीरे धीरे बंद कर दिए थे। आईने से बात करती रहती थी और अक्सर बिस्तर पर खुद को खरोंचती रहती थी। यह देखकर संजीव डर के मारे हर दिन इधर उधर बाबाओं, तांत्रिकों के पास आ जा रहा था, लेकिन कोई इलाज होता नहीं दिख रहा था। एक रात मीरा ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ, पर यह बच्चा तेरा नहीं है संजीव। उधर संजीव चीख पड़ा, ये क्या बकवास है। अगले दिन मीरा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मीरा को अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर ने कहा वो संजीव के लिए बिल्कुल डरावना था। डॉक्टर ने कहा कि उसके गर्भ में कोई हार्ट बीट नहीं है, लेकिन पेट हर रोज बढ़ रहा है, जैसे कुछ अंदर सांस ले रहा हो। अब यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट ना आते हुए संजीव मीरा को हॉस्पिटल से वापस ले आया और फिर अगले दिन तय किया कि वो उस कुएं में जाकर देखेगा कि आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि हर रात जब भी मीरा सोकर अचानक उठती थी तो संजीव की तरफ हंसते हुए उस कुएं की तरफ इशारा करती रहती थी। तो शाम के समय संजीव ने उस पे झांकने की कोशिश की, तो जैसे ही उसने देखा कि एक लाश, एक गर्भवती जिसकी आंखें खुली हुई थी और वो ऊपर की तरफ देख रही थी, सीधे संजीव की आंखों में। फिर अचानक संजीव की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा और एकदम से संजीव का शरीर अकड़ गया, बिल्कुल बेजान सा हो गया। अचानक पीछे से मीरा एकदम से वहाँ पर आ गई। पूरी नग्न अवस्था में थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में वही औरत थी, छानी देवी। मीरा ने कहा, अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू ही वो 7वां है जो अधूरा रह गया था। और यह कहते कहते उसने एकदम से संजीव को कुएं में धकेल दिया और ऐसा कहते कहते मेरा दोस्त भी चुप हो गया। फिर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद बोला कि अब वो बंगला खाली है, साथ में मीरा भाभी वहाँ से गायब हो चुकी है। उसके बाद मीरा भाभी कभी नहीं दिखी और मैं वही पड़ोस में रहने वाला लड़का हूँ जिसने अपनी बहन को मीरा भाभी के पास उस रात रहने के लिए भेजा था। मैंने तो गांव में उस घटना के कुछ दिन बाद ही परिवार सहित वो गांव छोड़ दिया था। अब कुल्लू में रहता हूँ। इधर गांव वाले कहते हैं कि हर 17 साल बाद एक नई शादीशुदा औरत वहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं से आती है और उस रात गांव के उस कुएं में हंसी बहुत गूंजती है। अभी हाल ही में 2021 में भी कुछ
ऐसी ही घटना फिर से दोहराई गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आपका कभी उस गांव की तरफ जाना हुआ तो ठीक है, जाइए, घूमिए, और ट्रैक मारने के लिए भी अच्छा है, लेकिन रात मत बिताइएगा, खासकर किसी भी अपने खास अपोजिट जेंडर के साथ। धन्यवाद। जय रघुनाथ जी। जय हो तीनों लोकों के स्वामी त्रिलोकीनाथ जी।